Good morning, students. Today we are starting with a new chapter, which is appointment, power, duties and liabilities of an auditor. तो हम पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो ऑडिटिंग है वो लीगली कंपलसरी नहीं है। कुछ केसेस में ऑडिटिंग इज़ नॉट लीगली मैंडेटरी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। कंपनी के केसेस में हाँ ऑडिटिंग ज़रूर कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप फॉर्म्स जो हैं वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाती हैं। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात करें तो इसके केस में क्या क्या रहेगा हम देखते हैं। आप जानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो किसी स्पेसिफिक लीगल रेगुलेशन के तहत गवर्न नहीं होती है, इसीलिए इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी होंगी। अगर सोल प्रोप्राइटर डिसाइड करता है कि उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करनी है तो ऑडिटर अपॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द ऑडिटर। ये अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सजेस्ट ये किया जाता है कि ये अग्रीमेंट रिटन हो, ताकि अगर कल को इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो हम अग्रीमेंट को रेफर कर सकें। तो इस एग्रीमेंट के अंदर अगर ये रिटर्न है तो ऑडिटर को प्रोप्राइटर से बात करके अपना कार्य क्षेत्र, अपना स्कोप क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तो दो पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए अपॉइंटमेंट में, एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, और एक ऑडिटर रिटर्न ऑर्डर ले ले जिसके अंदर उसका कार्य क्षेत्र जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड हो। रेम्यूनरेशन की बात करें तो जब हमारे लिए कोई लीगल कंपल्शन नहीं है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, तो कोई लीगल बाइंडिंग भी नहीं है रेम्यूनरेशन के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है रेम्यूनरेशन के लिए। तो जो रेम्यूनरेशन है वो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही डिसाइड की जाएगी। राइट्स, अब राइट्स की बात करें तो कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है कि ये सारे राइट्स ऑडिटर के हैं, लेकिन नॉर्मली ऑडिटर के पास ये राइट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ही हैज़ अ राइट टू एग्जामिन जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मेंटेन करती है उनकी जांच कर सकता है। वो क्लाइंट से मांग सकता है, अगर उसे कोई शंका लगती है तो वो क्लाइंट से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ही हैज़ द राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, अगर वो ऑडिट का कार्य कर रहा है तो उसको रेम्यूनरेशन लेने का भी राइट है। और अगर ऑडिटर को अपने ऑडिटिंग के कार्य के दौरान कोई फ्रॉड या एरर दिखाई देता है तो उसका राइट है कि वो उसे अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन कर सके। ड्यूटीज़ की बात करें तो मॉरली ऑडिटर के पास क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि उसे अपने सारे राइट समझने चाहिए और उसे अपने काम का कार्य क्षेत्र समझना चाहिए। उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग जो है वो पूरी सावधानी से, पूरी सतर्कता से, सत्यनिष्ठा से और पूरी इंटेलिजेंस के साथ करनी चाहिए। जब उसकी जांच कंप्लीट हो जाए तो उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए जिस पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, ऑडिटर से मांग लेते हैं कि आप एडवाइस दीजिए कि हम अपनी बुक कीपिंग की तकनीक को कैसे बेहतर करें। तो अगर क्लाइंट ऐसी कोई एडवाइस मांगता है तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो ऐसी एडवाइस क्लाइंट को प्रोवाइड करे। इसके बाद है रिमूवल। अब बेटा अगर अपॉइंटमेंट की कोई लीगल रूल नहीं था तो रिमूवल को लेकर भी लीगल रूल नहीं है, तो रिमूवल भी जो एग्रीमेंट होगा प्रोप्राइटर और ऑडिटर के बीच में उसी पर डिपेंड करेगा। सेकंड है पार्टनरशिप कंसर्न। पार्टनरशिप कंसर्न्स के लिए भी अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट कंपल्सरी। तो लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न तो कोई लीगल रेगुलेशन के तहत नहीं थी, लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अधीन जो हैं वो कार्य करती हैं। तो इस पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ नहीं क्लियरली लिखा है कि ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर हम पार्टनरशिप के अंदर अपॉइंटमेंट की बात करें तो कोई रूल तो नहीं है कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जा सकती है। तो अगर हम पार्टनरशिप कंसर्न के अंदर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करनी है तो एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? जो
म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा पार्टनर्स और ऑडिटर के बीच में, उसके अंदर रेम्यूनरेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होंगी। ऑडिटर के राइट्स क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म में? उसके पास राइट है कि वो पार्टनरशिप डीड को अच्छे से पढ़ सकता है, उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पार्टनरशिप फर्म की बहुत अच्छे से देख सकता है। अगर उसे कोई शंका लगती है ऑडिट के दौरान तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है क्लाइंट से। अगर उसे कोई फ्रॉड या एरर दिखाई देता है अपनी जांच के दौरान तो वो अपने क्लाइंट को, ये राइट है कि वो अपने क्लाइंट को बता सके। उसके पास एक राइट है कि वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर सके। अगर उसका काम, वो काम ऑडिटिंग का करता है तो उसको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। ड्यूटीज़ की बात करें तो ऑडिटर जो है उसे अपना काम पूरी सतर्कता से, पूरी निष्ठा से, पूरी इंटेलिजेंस से करना चाहिए। जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपनी जांच के दौरान वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। उसकी ड्यूटी है कि वो पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड को डिटेल में स्टडी करे और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेक श्योर करे कि इनके प्रोविजंस के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। जैसे ही ऑडिट का कार्य समाप्त हो जाए उसकी ड्यूटी है कि वो एक रिपोर्ट बनाए इसको लेकर और अपने क्लाइंट को ये रिपोर्ट सबमिट करे। जैसे ही ऑडिट वर्क ख़त्म हो जाए वो एक और काम कर सकता है कि वो क्लाइंट को सजेशंस भी दे सकता है। अब दो तरह के सजेशंस हो सकते हैं। कई बार तो पार्टनर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सलाह दीजिए कि हम कैसे इम्प्रूव करें, या कई बार क्या होता है कि जो जो खामियां, जो जो गलतियां उसे जांच के दौरान पता चली हैं उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर भी ऑडिटर सजेशन दे सकता है। रिमूवल कैसे किया जाएगा? बेटा जब अपॉइंटमेंट की गई थी तो उसके एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसके अंदर रिमूवल की टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होंगी। सो बेस्ड ऑन दोज टर्म्स एंड कंडीशंस an auditor can be removed in case of partnership. Next case is the case of a company. तो company क्या है? A company is an artificial person created by law having a separate legal entity. हम सबको पता है separate legal entity का क्या मतलब होता है कि जो इसकी ओनरशिप है वो सेपरेट है मैनेजमेंट से। तो ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के केस में? द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट कौन होती है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो की मैनेजेरियल पर्सन्स हैं, वो उसकी मैनेजमेंट होती है। तो जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है या कंपनी अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करती है। तो जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करता है। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये लीगली कंपलसरी कर दिया गया कि हर कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाएगी। इस ऑडिट को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, और ऐसा ऑडिटर जो ये ऑडिट करता है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो कंपनी के अंदर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट 3 केसेस से की जा सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो कैसे अपॉइंट किया जा सकता है? सबसे पहले होता है फर्स्ट ऑडिटर। तो जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर बाकी किसी भी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कब करेंगे? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे। और ये ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये ऑडिटर ऑफिस होल्ड करेगा। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करें। कैजुअल वैकेंसी कैसे हो जाती है? 2 केसेस होते हैं बेटा, या तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, या सेकंड केस कुछ और हो सकता है, जैसे ऑडिटर की डेथ हो गई या वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर सेकंड केस है यानी ऑडिटर की डेथ हो गई या डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और ऑडिटर की पोस्ट खाली हो गई, बेस्ड ऑन दैट, तो उस पोजीशन को फिल कैसे किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पोजीशन को फिल करेंगे। लेकिन अगर रेजिग्नेशन की वजह से हुआ था तो
कंपनी फिल करेगी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसकी खाली पोजीशन को। क्लियर है? सेकंड है शेयर होल्डर्स और मेंबर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑडिटर के केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नहीं अपॉइंट कर पाते हैं ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को, तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे। उस केस में मेंबर्स क्या करेंगे, 90 दिनों के अंदर अंदर जो ईजीएम होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर इस ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। और ये ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम जब कंप्लीट हो जाएगी तब तक ऑफिस होल्ड करेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट कहता है कि हर कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करेगी एक ऑडिटर। अब वो ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, या एक फर्म भी हो सकती है। कंपनी नहीं हो सकती, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो ऐसा ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? ही विल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। जो फर्स्ट एजीएम है उसकी कंप्लीशन के बाद ऑफिस होल्ड करेगा। और कब तक करेगा? जब तक सिक्स्थ एजीएम कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फर्स्ट एजीएम के बाद और सिक्स्थ एजीएम तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। यानी उसका टेन्योर कितने सालों का हो जाएगा? 5 सालों के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा। जैसे ही ये ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर जो कंपनी है वो ये अपॉइंटमेंट का नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने फाइल कर देंगे। तीसरा केस है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कंपनी है या ऐसी कंपनी जो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उस केस में क्या होगा? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट करेगा। अगर कैग नहीं अपॉइंट कर पाता इतने दिनों के अंदर तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं अपॉइंट कर पाते तो फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो हैं उन्हें इंटीमेट किया जाएगा और वो अपॉइंट करेंगे 60 दिनों के अंदर अंदर नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। उसके बाद सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, आपका कैग है, वो अपॉइंट करेगा सब्सीक्वेंट ऑडिटर को जो कि ड्यूली क्वालिफाइड होगा। 180 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी उसके 180 दिनों के अंदर जो है हमारा सब्सीक्वेंट अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात करें रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है कब? यदि अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है रीअपॉइंटमेंट से, उसने कंपनी को कोई रिटर्न नोटिस नहीं दिया कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, या एक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है कि ये ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर ये तीनों केसेस नहीं हैं तो एक रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जो है उसके कुछ प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, इन्हें पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं कि ऑडिटर को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए की गई है। और जो प्रीवियस ऑडिटर है, जो प्रीवियस ऑडिटर को हटाया गया उसका रिमूवल जो हुआ वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही किया गया है। अगर ऑडिटर ये नहीं ध्यान में रखता, ये नहीं मेक श्योर करता तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा। शेड्यूल 1 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्या कहता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो किसी पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिप्लेस करता है बिना उसे एक रिटन नोटिस प्रोवाइड किए तो भी वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा। तो यानी जो प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसके पास एक रिटन नोटिस होना चाहिए कि उसे रिप्लेस किया जा रहा है। तीसरा कि ऑडिटर को कभी भी कोई पोस्ट
एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, ऑडिटर जानबूझकर कम फीस एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उसे अपॉइंट किया जा सके। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा। ऑडिटर को कभी भी कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के लिए, ना ही उसे उसके अपॉइंटमेंट के लिए किसी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा। इनफैक्ट वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मेंबरशिप से उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। He should obtain a copy of the resolution relating to his appointment. उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसकी कॉपी उसे रखनी चाहिए। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि सिर्फ एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, एक कंपनी को ऑडिटर की पोजीशन में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अगर एक इंडिविजुअल है तो क्वालिफाइड कैसे होगा? एक क्वालिफाइड CA एक क्वालिफाइड ऑडिटर हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी क्वालिफाइड ऑडिटर बन सकता है। फर्म के केस में क्या होगा? एक फर्म जिसके सारे पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं और क्वालिफाइड CAs हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो एक ऑडिटर के रूप में क्वालिफाइड हो सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, ये जितने फॉलोइंग पीपल हैं ये नहीं एलिजिबल हैं ऑडिटर बनने के लिए। कौन कौन? बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी नहीं एलिजिबल है, एक कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर एलिजिबल नहीं है, एक व्यक्ति जो खुद या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई पार्टनर कंपनी का 1000 रुपीज से ज़्यादा का ऋणी है, या कंपनी का 1000 से ज़्यादा रुपीज का गारंटर है, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जो खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखता है या कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखता है, वो भी उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जो खुद या जिसका कोई रिलेटिव, जिसका कोई रिश्तेदार कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी की मैनेजरियल पोस्ट पर अपॉइंटेड है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जो कहीं और होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है ऐसे किसी ऑफेंस में जहां फ्रॉड है और उस दोष को 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई कंपनी किसी कंसल्टिंग या स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के अंदर कार्य करती है, वो भी ऑडिटर नहीं क्वालिफाई कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अगर जो फर्स्ट ऑडिटर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, उसकी रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा। कहाँ फिक्स करेगा? जनरल मीटिंग में फिक्स करेगा। अगर जो ऑडिटर है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपॉइंट किया है, तो उसकी रेम्यूनरेशन भी जनरल मीटिंग के अंदर फिक्स कर दी जाएगी। रेम्यूनरेशन के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो जो फीस पे की गई है ऑडिटर को, दूसरा जो ऑडिट का कार्य करने में ऑडिटर का खर्चा आया है, उस खर्चे को भी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? ऑडिटर को रिमूव करने के लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद ही पास किया जा सकता है। अच्छा, ऑडिटर को रिमूव करने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बात कहने की। दूसरा, ऑडिटर खुद भी रिजाइन कर सकता है कंपनी से। कैसे? वो क्या करेगा? एक स्टेटमेंट फाइल करेगा अपनी रेजिग्नेशन की,
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें वो बताएगा कि वो क्यों रिजाइन करना चाहता है। तीसरा रिमूवल कैसे हो सकता है? ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकता है। ट्रिब्यूनल या तो खुद रिमूव कर सकता है या किसी भी व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन अगर दी है ट्रिब्यूनल को कि ऑडिटर को रिमूव किया जाए, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉड कार्य किया है या किसी व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ मिलकर किसी को डिफ्रॉड किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि इस कंपनी का ऑडिटर चेंज किया जाए। ऐसा ऑडिटर जो रिमूव हुआ है ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो 5 सालों तक कहीं पर भी दोबारा ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। अच्छा, यहाँ 3 केसेस हैं कंपनी ऑडिटर की, क्या क्या पोजीशन हो सकती है। सबसे पहला है एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये कहते हैं कि जो कंपनी ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स का एजेंट है। क्यों है? क्योंकि जो कंपनी ऑडिटर है वो किस लिए अपॉइंट किया जाता है? ताकि हम शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जो कंपनी के ऑडिटर हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच कर सकें। कोई शंका है तो जो कंपनी है उससे इंफॉर्मेशन मांग सकें, एक्सप्लेनेशन मांग सकें और ये जांच कर सकें कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो, उनके जो हित हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स के एजेंट हो जाते हैं कंपनी ऑडिटर्स। दूसरा केस है कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी होगा। भाई जैसे मैनेजर है, अकाउंटेंट है, ये सारे कंपनी के ऑफिसर हैं, तो इसीलिए ये कहते हैं कि कंपनी के ऑडिटर भी ऑफिसर होंगे, क्योंकि ये भी तो कंपनी ने ही अपॉइंट किए हैं। तो आपकी बुक कहती है कि वेदर द ऑडिटर विल बी एन ऑफिसर, ये डिपेंड करेगा उस टाइम केस के सर्कमस्टांसेस क्या हैं। किसी केस में वो ऑफिसर हो भी सकते हैं, किसी केस में ऑफिसर नहीं हो सकते। तीसरा केस है कि जो ऑडिटर है वो कंपनी का सर्वेंट है। भाई जैसे बाकी कंपनी के ऑफिसर्स को, बाकी कंपनी के सर्वेंट्स को तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही ऑडिटर को भी तनख्वाह कंपनी से मिलती है, ऑडिटर को भी कंपनी अपॉइंट करती है, इसीलिए ऑडिटर जो है कंपनी का सर्वेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ऑडिटर डायरेक्टर्स का या मैनेजमेंट का सर्वेंट नहीं है। इनफैक्ट उसको तो अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है ताकि मैनेजमेंट के सारे कार्यों की जांच हो सके। नेक्स्ट है राइट्स या पावर्स ऑफ द ऑडिटर, कि ऑडिटर के पास क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला क्या है? राइट टू एक्सेस द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर के पास राइट है कि वो कंपनी से जुड़ी हुई जितनी भी खाते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, उन सब की जांच कर सके बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी के। कभी भी जब 9 से 5 का टाइम है उस टाइम कभी भी वो इनकी जांच कर सकता है। अगर किसी कारण से डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑडिटर को नहीं अलाउ करते इन बुक्स की जांच करने से, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता कि बुक्स अवेलेबल की जाए, लेकिन एक जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि मेंबर्स की क्या ओपिनियन है, शेयर होल्डर्स की क्या ओपिनियन है कि क्या कंपनी को दोबारा से ये जांच दिखानी चाहिए या नहीं। इसके बाद है राइट टू रिसीव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर ऑडिटर को कोई शंका होती है, कोई सस्पिशन है, तो ऑडिटर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, मैनेजर से, या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अगर इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलती या मिलती है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन से, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये बात क्लियरली लिख सकता है। राइट टू रिसीव प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स कंपनी के द्वारा तैयार किए गए हैं, ऑडिटर के पास राइट है कि वो उन्हें अपने पास रख सके। लेकिन ऑडिटर को खुद अकाउंट्स बनाने नहीं होंगे, अकाउंट्स तो कंपनी बनाएगी, लेकिन ऑडिटर उन अकाउंट्स की जांच कर सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहती है कि आप फाइनल अकाउंट्स भी बना दीजिए, तो ऑडिटर कर सकता है, लेकिन उस वक्त पर ऑडिटर अकाउंटेंट की कैपेसिटी में ये काम करेगा, ऑडिटर की कैपेसिटी में नहीं।
राइट टू विजिट दी ब्रांच ऑफिस। कई बार क्या होता है, कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और अलग अलग ब्रांचेस का ऑडिट जो है वो अलग अलग ऑडिटर्स करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी का ऑडिटर है उसके पास राइट है कि वो बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच भी कर सकता है। हालांकि अगर जो ब्रांच है वो दूसरी कंट्री में है तो फिर ऑडिटर के पास ये राइट नहीं रह जाता। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड एजीएम। ऑडिटर का राइट है कि कंपनी ने जो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने का नोटिस इशू किया होगा वो ऑडिटर को दिया जाए और कंपनी ऑडिटर के पास राइट है कि वो एजीएम को अटेंड कर सके। राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन एजीएम। ऑडिटर के पास राइट है कि वो जनरल मीटिंग में बोल सकता है। अगर उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखा है और वो उसको एक्सप्लेन करना चाहता है, उसके पॉइंट्स को बताना चाहता है, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में बोल सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट के अलावा ऐसे पॉइंट्स जिसमें उसका कोई कंसर्न नहीं है, उन पॉइंट्स के बारे में ऑडिटर को कोई राइट नहीं है बोलने का। राइट टू हैव टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। अब ऑडिटर परफेक्ट नहीं होता, उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो अगर उसको कोई टेक्निकल कोई तकनीकी सलाह चाहिए या कोई लॉ से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो उसको राइट है कि वो ऐसे एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर का राइट भी है और ड्यूटी भी है कि जो ऑडिट रिपोर्ट उसने बनाई है उस पर अपने हस्ताक्षर कर सके, उसे प्रमाणित कर सके, सर्टिफाई कर सके। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अब ऑडिटर के ऊपर कोई चार्ज लगा दिया जाता है कि उसने जो है कोई छल कपट किया है या कोई लापरवाही की गई है। अगर ऐसा कोई केस किया जाता है और उसका डिसीजन ऑडिटर के फेवर में आता है तो ऑडिटर के पास राइट है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। जो भी लॉस उसने इस चीज़ के लिए सफ़र किया, जो भी खर्चा उसने अपने आप को डिफेंड करने में उठाया, वो सारा खर्चा जो है उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी करे। ऑडिटर का राइट है कि वो इंडेमनीफाई हो सके। लास्ट है राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। ऑडिटर का राइट है कि जो भी कार्य उसने किया, जो भी ऑडिट का कार्य उसने किया, उसके लिए रेम्यूनरेशन से मिल सके। ऑडिटर्स लियन ऑन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि अगर ऑडिटर को उसकी रेम्यूनरेशन नहीं मिली तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी की बुक्स हैं उन्हें अपनी कस्टडी में रख सकता है, यानी जब तक उसे तनख्वाह ना मिले तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी हिरासत में ले सकता है। तो बेटा दो केसेस है। अगर जो ऑडिटर है वो अकाउंटेंट की कैपेसिटी में था, यानी उसने खाते बनाए हैं, तो फिर उसके पास राइट है कि वो उनको अपनी कस्टडी में रख सकता है। लेकिन ऑडिटर अगर ऑडिटर की कैपेसिटी में ही था, यानी उसने सिर्फ उनकी खातों की जांच करी है, तो उसको कोई राइट नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी कस्टडी में रखे।